नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, धारा 370 पर जंग थम नहीं रही है। एक दिन पहले धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश हुआ, जिसके बाद विधानसभा में उस प्रस्ताव पर तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विधानसभा में हाथापाई की नौबत आ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपस में विधायक ऐसे भिड़े कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मोर्चा संभालने के लिए मार्शल तक को बुलाना पड़ा। और पूरा हंगामा इंजीनियर राशिद की पार्टी के विधायक की वजह से। विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 पर बैनर लहराया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भड़क गए। आखिर कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा के हंगामे की शुरुआत हुई, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर की नई उमर अब्दुल्ला सरकार ने विधानसभा में 2 प्रस्ताव पारित किए। पहले प्रस्ताव में पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए मांगा गया, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सहमत थी। और दूसरे प्रस्ताव में धारा 370 की वापसी की मांग की गई। इस प्रस्ताव पर विधानसभा में लगातार हंगामा हुआ, आगे भी हंगामा होने के आसार हैं। उमर अब्दुल्ला को अच्छे से पता है कि सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव पास कराने से धारा 370 की वापसी मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इसे जम्मू कश्मीर दोबारा लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक की सहमति की जरूरत पड़ेगी, और जिसकी संभावना ना के बराबर है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसकी संवैधानिक स्थिति को जानते हुए यह प्रस्ताव पास क्यों कराया? इसके पीछे अब्दुल्ला सरकार की मंशा क्या है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। धारा 370 के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन पर हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र विरोधी प्रस्ताव बता रही है। लेकिन बीजेपी सिर्फ 370 को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नहीं है, बल्कि सीमा पर राहुल गांधी के नाम आई एक चिट्ठी को लेकर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। और यह चिट्ठी आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन यासीन मलिक को लेकर लिखी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि इस चिट्ठी से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आखिर मुशाल हुसैन ने अपनी चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। धारा 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। और यह धक्का मुक्की जिस वक्त हुई, उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में मौजूद थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हंगामे को देखते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।
सदन में हंगामे की शुरुआत बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने विधानसभा में धारा 370 का बैनर दिखाते हुए की और इस बैनर को दिखाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जमकर विरोध किया। इसके बाद दोनों ही पक्षों के विधायक अपनी अपनी सीट पर उठकर वेल में चले गए और इस दौरान दोनों तरफ के विधायकों के बीच जमकर खींचतान हुई। कुछ विधायकों ने एक दूसरे पर मुक्के भी चलाए। हालात को काबू करने के लिए मार्शल को सदन के बीच में आना पड़ा। हंगामे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कहते रहे कि हमें हमारा हक दीजिए, धारा 370 को दोबारा से बहाल कीजिए। बीजेपी के विधायक नारे लगाते नजर आए, धारा 370 के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करते रहे। उनकी मंशा रही कि धारा 370 के खिलाफ प्रस्ताव वापस लिया जाए। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि असंवैधानिक तरीके से विधेयक को पास कराया गया। भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्र विरोधी बता रही है। मैं आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह हंगामा कब हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरुआत की, यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन राष्ट्र की आवाज के जरिए इस हंगामे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें लाइए। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के देखकर अंदाजा लगाइए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उसमें किस तरीके से धक्का मक्की हो रही है। तस्वीर नंबर 1 देखिए, किस तरीके से सदन में बैनर को लहराया जाएगा, जिसके बाद बवाल बढ़ा, धक्का मुक्की हुई, नौबत विधानसभा में हाथापाई तक पहुंच गई और किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के कपड़े खींचते नजर आ रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये 4 तस्वीरें 4 जगह बवाल की है और खास तस्वीर जो है जिसमें आप देखेंगे कि जो मार्शल है, चौथी तस्वीर, वो मार्शल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खींच कर बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरीके की सदन की शुरुआत थी, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वक्त में देखिए कि जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किस तरीके से हंगामा देखने को मिलेगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि राज्य की जनता ने उनको सत्ता में बिठाया है, तो राज्य की जनता को यह दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो धारा 370 की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला यह भी जानते हैं कि जब यहां से पास होगा तो बिल केंद्र सरकार के पास जाएगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और जनता पार्टी की सरकार है, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाने के लिए यह सियासी हथगंडा उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 4 नवंबर को शुरू हुआ था और चौथे दिन आते आते हंगामे से हालात इतने बेकाबू हो गए कि विधायकों को कंट्रोल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में मार्शल को बुलाना पड़ा। मैं आपको जम्मू कश्मीर के इस हमले की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी नौबत हाथापाई तक क्यों आ गई, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। 5 नवंबर को पीडीपी विधायकों ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने की मांग की गई थी और फिर अगले दिन 6 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 7 नवंबर को इसको लेकर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला और विधानसभा में इतना हंगामा बढ़ गया कि जम्मू कश्मीर के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई की नौबत तक आ गई इन माननीय विधायकों में। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह मसला अभी केंद्र सरकार और उपराज्यपाल तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो नजारा आपको दिखाया मैंने, उससे जम्मू कश्मीर की सरकार की नीयत साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर में अभी तक और बवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इस हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।
चूंकि लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है और विपक्ष भी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। आप देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनिए। भाई, हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने पीएचई डिपार्टमेंट जो घोटाला है, हम पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे। लोग देख रहे हैं, ये आप जब देखते हैं तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों के हित की बात है। जो ये बात करें ये अपने हित की करें। थैंक यू। देखिए, कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति कर रहे हैं। एक रेजोल्यूशन कल पास हुआ कि केंद्र सरकार डायलॉग करे, बातचीत करे। जो नए जम्मू कश्मीर के लोगों ने विधायक चुने, रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन जम्मू कश्मीर की जो भावनाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, यहाँ की स्टेटहुड को छीन लिया गया बेरहमी से और उसको बहाल नहीं किया जा रहा। यहाँ के ज़मीन, नौकरी और रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहती हैं और विशेष करके ये विडम्बना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहाँ पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल ख़राब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन धारा 370 को लेकर हंगामा हुआ। 6 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 दोबारा लागू करने का प्रस्ताव पास कराया गया था और यह प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बड़ी चालाकी से इस बिल के प्रस्तावक चुनने में संकेतों का इस्तेमाल भी किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हिंदू हैं और जम्मू कश्मीर के नौशेरा से चुने गए हैं। दूसरे दिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख धारा 370 पर का बैनर लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अब हंगामे की वजह कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या धारा 370 को दोबारा से लागू किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार की विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया गया? आखिर इस प्रस्ताव को पास कराने के पीछे उमर अब्दुल्ला सरकार का मकसद क्या था? इस हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को घेर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा से लागू करने का प्रस्ताव और हंगामे को लेकर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला हुआ है। उमर अब्दुल्ला सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही कहा कि भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए जम्मू कश्मीर को लेकर वो क्या कुछ कहे। कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं
धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव गठबंधन के पूर्व तगड़ा लड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेने और धारा 370 को बहाल करने का वादा किया था। गठबंधन के साथ होने के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस धारा 370 के जिक्र से बच रहे थे और सिर्फ स्टेटहुड की वापसी के वादे में शामिल दिखे, लेकिन विधानसभा में पेश प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायकों ने भी समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने चुनाव के बाद धारा 370 को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं बोला। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस प्रस्ताव को पास कराने के पीछे अब्दुल्ला सरकार का मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी मुमकिन है? इस 4 पॉइंट्स के जरिए मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी मुमकिन है या फिर नहीं है। स्क्रीन पर लाइए। पहली बात, विधानसभा का प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर में प्रस्ताव भले ही पास किया गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में कानून कैसे बनेगा? और दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर में सदन में कानून बनाकर ही वापसी मुमकिन है। इसे एक सदन नहीं, 2 सदनों में पास कराना पड़ेगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तीसरी बात यह कि नए कानून पर राष्ट्रपति की मोहर की भी जरूरत होती है। और चौथी बात यह कि मोदी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि धारा 370 इतिहास बन चुका है। तो फिर यह कोशिश मेहनत कैसे? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ कांग्रेस, गैर बीजेपी दलों ने इसका जमकर विरोध किया था। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को भी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया उससे हम असहमत हैं। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने धारा 370 का विरोध किया था, मगर कभी यह वादा नहीं किया था कि वो इसे दोबारा से लागू करेंगे जम्मू कश्मीर। इसलिए राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के लिए 370 हटाने का विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई के अलावा कुछ नहीं था। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। ऐसे में राजनीतिक का मानना यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए कश्मीर में अपने जनाधार को बचाने के लिए सिर्फ एक राजनीतिक दांव है, और यह दांव पीडीपी ने चल दिया है, जिसके बाद आनन फानन में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव लाकर पीडीपी के प्रस्ताव का कोर्ट का दरवाजा निकालने का दांव चला है। मैं आपको पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो उमर अब्दुल्ला के इस दांव पर क्या कुछ कह रही है। जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है,
इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें यह कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर ही हंगामा नहीं मचा है, बल्कि आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी को लेकर भी हंगामा विधानसभा में देखने को मिला है। यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मुशाल हुसैन ने अपने पति को बेकसूर बताते हुए उनसे यासीन मलिक का मामला सदन में उठाने की अपील की है। इसके अलावा राहुल गांधी से यह भी कहा है कि वो यासीन मलिक की रिहाई के लिए प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि उनका मानना है कि वो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में योगदान दे सकते हैं। मुशाल हुसैन ने आखिर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर क्या कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं कि उस चिट्ठी में क्या है। हर रोज जो है वो साल से गिरती जा रही है और इतनी उनकी ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है जो इस वक्त जो अपनी भूख हड़ताल, और अल्लाह ना करे जो हमें फियर है कि उनकी आखिरी ना हो हंगर स्ट्राइक, जो सूरत हाल चल रही है, जो टॉर्चर चल रहा है इंडिया की तरफ से। हम लोगों ने अपनी एक SOS अपील जो है पूरे वर्ल्ड लीडर्स को जो है वो मैं भेज रही हूँ, और उसके साथ साथ कल मैंने जो इंडियन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उनको भी मैंने लेटर भेजा है कि वो अपने पार्लियामेंट में इसको अर्जेंटली टेकअप करें यासीन साहब के हवाले से, जो उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये वहाँ पे हर जगह जो है बात कर रहे हैं कि हम लोग रिवर्स करेंगे आर्टिकल 370-30। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व सहायक रह चुकी मुशाल हुसैन ने जैसे ही राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी से मदद की मांग की, उसके बाद यह हिंदुस्तान में सियासी भूचाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार हमलावर है। स्मृति ईरानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को भी उठाया और पूछा आतंकी क्यों मांग रहे हैं गांधी परिवार से मदद। सुनिए स्मृति ईरानी को। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? इस सभागार में जितने नागरिक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, देश के हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का पत्रकार है, कैमरा पर्सन है, साउंड पर्सन, टेक्नोलॉजिस्ट है। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने यासीन मलिक और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें फांसी की मांग की गई। इसके बाद 2022 में अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी मामले को लेकर मुशाल हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके पति को जानबूझकर परेशान कर रही है। उनके खिलाफ 35 साल पुराने मामले में मुकदमा चलाया गया। इसे लेकर ही मुशाल ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और इसको लेकर कांग्रेस ने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि राहुल गांधी मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस का आतंकवाद या अलगाववाद के प्रति कोई नरम रवैया है। क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को इससे अलग रख रहे हैं। आने वाले वक्त में देखिए कि जम्मू कश्मीर की सियासत में और क्या कुछ दिखाई मिलेगा देखने को आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हर दिन नया कोई ना कोई एक दो स्टेप और आपको आगे बढ़कर नजर आएंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।